तो मैं सौरभ प्रीति आप लोगों के साथ लाइव फिर एक ब्रेक के बाद रिफ्रेशिंग एनर्जी के साथ और एक काफ़ी अच्छे से एक ब्रेक के बाद आई होप इस ब्रेक में हम सब लोग ने, जैसे मैंने आप लोगों से कहा भी था, एक हम सब लोग अपना एक बेहतर वर्जन की तरफ बढ़े होंगे। काफ़ी बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर क्लास नहीं हो पाई तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा रूटीन इधर उधर हो जाता है। तो कोई बात नहीं, अब फिर से क्लासेस के शेड्यूल शुरू हो गए। आज से हम लोग बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं, ठीक है, और शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं अपने सेशन की। तो एक नया रोमांच, नई एनर्जी के साथ एक, जैसे मैंने कहा था कि कई बार हम लोग धनुष को पीछे खींचते हैं ताकि वो और आगे तक जाए जो बाण है। तो वही बात है कि we were actually taking an introspection, trying to look at our weaknesses, thinking about our strengths, and trying to cement our loopholes. So this is the time now to take a major surge forward. Okay, तो इसी प्रक्रिया में आज मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 में जुड़ा हूँ। इंग्लिश का जो ये हमारा नेट का पेपर था, जो कि आप लोगों को अभी मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी एक शेयर किया है कि वो पेपर अब फिर से रीपोस्ट होगा। तो उस पेपर के क्वेश्चंस की मैंने आपको एक सीरीज भेजी थी लिख के। वही सीरीज में जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, आइए उनको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो मैंने आपको क्वेश्चंस मार्क आउट करे थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग करना शुरू करेंगे। तो एक बार अगर सभी साथी मेरे साथ हैं तो मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, को सलाम करती है, ये बात आप याद रखिएगा। चाहे कोई एज कोई फैक्टर नहीं है, आपका जो है कंडीशंस कोई फैक्टर नहीं है, जो अभ्यास में है, जो साधनारत है, उसी को सलाम है। तो मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि अब जो भी 12-15 दिन का था ये हमारा शेड्यूल, फैमिली टाइम, सारी चीज़ें, अब फिर से वापस बैक टू प्रैक्टिस मोड आ जाइए, बैक टू साधना, बैक टू जो है अभ्यास मोड में आ जाइए। और अभी से अगर हम लगेंगे, हमारे पास बहुत अच्छा समय है जिसमें हमने जितना सब कुछ पढ़ा है उसको हम रीग्रुप रीगैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ। इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी लेट मी स्टार्ट दिस पेपर। सो क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलटी लेक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस ऑलरेडी सेलेक्ट करके भेजे थे। तो उन्हीं सीरीज में, उसी सीरीज में मैं आप लोगों के साथ शुरू हो जाता हूँ। तो देखेंगे जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 52 था, आई थिंक पहला क्वेश्चन 52। ठीक है, तो सारे बच्चे देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर के वेरियस पीरियड्स का सीक्वेंस क्या है। तो देखोगे सारे बच्चे, इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, यानी BADCE। तो बी क्या है हमारा, जैकोबियन एज। तो जैकोबियन एज कब से आया है, 1603 से 1625। लिटरेरी एजेस का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने बताया आपको कि अगर हम आगे की बात करें तो ए क्या है आपका, कैरोलिन। कैरोलिन 1625 से शुरू होता है। उसके बाद डी क्या है आपका, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या है, 1649 टू 1660 है। और उसके बाद फिर क्या है, सी आपका रेस्टोरेशन एज, 1660 से शुरू होता है। ठीक है, और फिर ऑगस्टन एज हम लोग जानते ही हैं 1701 से, 1701 से शुरू होता है। तो ये आपके अगर सीक्वेंस को देखें तो आपका ये आपका सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया 52। 54 में आते हैं, नेम द पोएट हु रोट सोहराब एंड रुस्तम। तो सोहराब एंड रुस्तम अगर हम बात करें तो सारे बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैथ्यू आर्नल्ड, वैसे तो डायरेक्टली एलटी में नहीं है बट लेक्चरर में आएगा। मैथ्यू आर्नल्ड जो है हमारे सोहराब एंड रुस्तम ने लिखा है। तो ये सॉरी, सोहराब एंड रुस्तम को मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है। इनको क्या कहते हैं, विक्टोरियन पोएट क्रिटिक। क्या कहते हैं इनको, विक्टोरियन पोएट क्रिटिक। ठीक है, ये जो है इनकी जो पोएम्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ही इज नोन एज एन एलेजाइक पोएट। ठीक है, इनकी पोएम्स में एलेजी का एक डिस्टिंक्ट नोट हम देखते हैं, इसकी वजह से इनको एलेजाइक पोएट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। अब उसके बाद फिर 54 के बाद 55, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक तरीके से रहेगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो इसका आंसर है ए। ठीक है, तो फिफ्थ के क्वेश्चन का आंसर है ए। हाँ, फिरदौसी की बुक के कैरेक्टर हैं। फिफ्थ के क्वेश्चन का आंसर है ए, BCADE। ठीक है, तो BCADE
यानी कि बी पहले क्या है, जॉन ड्राइडन का बर्थ हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ये नंबर 1 हो गए आपके, फिर विलियम विशरले, ठीक है, ये नंबर 2 हो गए। और उसके बाद फिर आते हैं आपके विलियम कॉनग्रीव, ठीक है, ये नंबर 3 में आ गए। उसके बाद फिर आते हैं डी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑफ कोर्स 20th सेंचुरी में आ रहे हैं आप, तो ये 4th हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जे एम सिंच, जे एम सिंच हमारे कोर्स में है। चलो जल्दी से कोई बच्चा जे एम सिंच का लाइफ स्पैन भेजो फटाफट, जे एम सिंच और जी बी शॉ का। जे एम सिंच का लाइफ स्पान हमने करा है राइटर, जल्दी से, हमारे कोर्स में है जे एम सिंच, जल्दी से हमारे बच्चे टाइप करेंगे चैट बॉक्स में जे एम सिंच का लाइफ स्पान। ठीक है, 1871 से 1909, 1871 से 1909 हो गया, जे एम सिंच का लाइफ स्पान हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद जीबी शॉ भी है क्या हमारे कोर्स में, जीबी शॉ आई थिंक इनडायरेक्टली है, जीबी शॉ का फटाफट लाइफ स्पैन बता दो, जीबी शॉ का, ठीक है, 1856 से 1950, बहुत बढ़िया। 1856 से लिख रहे होंगे सारे बच्चे, 1856 से 1950 जीबी शॉ का लाइफ स्पान है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 55 डन हो गया। अब 56 में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन से राइटर्स मैजिक रियलिज्म, तो मैजिक रियलिज्म हम देखते हैं पोस्ट कॉलोनियल या पोस्ट मॉडर्निज्म, सॉरी, पोस्ट मॉडर्निज्म की एक राइटिंग नैरेटिव स्टाइल है। पोस्ट मॉडर्न जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिख लेना कॉपी में, पोस्ट मॉडर्निज्म की एक नैरेटिव स्टाइल है। तो इसमें हमें करेक्ट आंसर को पिक करना था साथियों, तो इसका 56 का आंसर है सी, डी एंड डी, यानी सलमान रश्दी मैजिक रियलिज्म में लिखते हैं और गैब्रियल गार्सिया मार्केज, ये दोनों राइटर्स जो है हमारे, जो है मैजिक रियलिज्म में लिखते हैं। ये पोस्ट मॉडर्निज्म का एक नैरेटिव स्टाइल है। पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तराखंड लेक्चरर के सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया, ठीक है। मैजिक रियलिज्म तो पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स में नरेशन का स्टाइल है, सलमान रश्दी और गैब्रियल गार्सिया मार्केज इसके राइटर हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे सारे बच्चे। 58 क्या कहता है, इनमें से किसने कहा कि आई वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट शायद इसको करा नहीं है, बट इसको इंपॉर्टेंट कर देना आप। तो ये बोला है लॉर्ड बायरॉन ने, लॉर्ड बायरॉन ने बोला है, बता सकते हो कौन सी डेट के बारे में बोला है, पढ़ाया था ये भी, कौन सी मॉर्निंग की बात बोली है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट करेंगे। 3 मार्च 1812, 3 मार्च 1812, 3 मार्च 1812 के बारे में बोला है इन्होंने। और उस दिन क्या हुआ था, इनके फर्स्ट 2 कैंटोस पब्लिश होते हैं, नोट कर रहे हो सारे बच्चे, फर्स्ट 2 कैंटोस ऑफ कौन सा वर्क है इनका, जिस पर इन्होंने बोला था चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज, चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज, ठीक है, चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज के फर्स्ट 2 कैंटोस पब्लिश होते हैं इसमें, ठीक है। इस दिन 3 मार्च 1812 के बारे में बोला था बायरॉन ने, कौन से वर्क, चाइल्ड, CHILDE, हेरोल्ड, HAROLD, HAROLD, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज के बारे में बोला था, ठीक है। क्लियर हो गया सब लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 59, क्वेश्चन 59 क्या कहता है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। तो अगर आप देखोगे इसमें जो सबसे पहले लिखा है इन्होंने एल एलेग्रो लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने लिखा है आपका एल एलेग्रो के बाद इनका कोमस आया है, कोमस का ईयर तो सबको याद ही है, 1634 है, तो ये सेकंड हो गया आपका। उसके बाद फिर आपका जो है लिसिडास आया है, लिसिडास 1637 है आई थिंक, लिसिडास ना 1637 38 ऐसी है, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्थ आपका, आपका फोर्थ आ जाएगा आपका ए पैराडाइज लॉस्ट, फोर्थ हो गया आपका 1667 में आया पैराडाइज लॉस्ट। और फिर पैराडाइज रीगेंड आपका कब आया है, पैराडाइज रीगेंड आई थिंक 1671 में, हाँ 1671 में, तो फिफ्थ ऑप्शन हो गया पैराडाइज रीगेंड। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर, EDCAB, EDCAB, ठीक है। ये आपका हो गया 59।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 भी दिया है मैंने। 60 में क्या है, देखो, टू इज क्वाई मिस्ट्रेस सब लोग को पता है, एंड्रू मार्वल ने लिखी है। द स्कॉलर जिप्सी किसने लिखी है, मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है। स्टिल आई राइज लिखी है माया एंजेलू ने। और इफ किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने। तो आंसर क्या हो गया, अगेन फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। जो है इसमें माया एंजेलू कौन है, अफ्रीकन है, ब्लैक अफ्रीकन राइटर है, ब्लैक अफ्रीकन फेमिनिस्ट है, ब्लैक अफ्रीकन फेमिनिस्ट। सुन रहे हैं सारे बच्चे, ब्लैक अफ्रीकन फेमिनिस्ट है। इसमें एक बहुत फेमस इनका वर्क है, ठीक है, आई नो वाई द केजेड बर्ड सिंग्स, आई नो वाई द केजेड बर्ड सिंग्स, ठीक है, माया एंजेलू। चलो, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने कौन सा दिया था, 62 इंपॉर्टेंट बताया है। 62 इसमें कैसे निकालेंगे, देखो, मॉर्फीम क्या है, अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैन बी एनालाइज इनटू स्मॉलर यूनिट्स। एंटीसीडेंट मैंने बताया था, एंटीसीडेंट किसको कहते हैं हम, अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज रेफर्ड टू बैक बाय अ प्रोनाउन और अनदर प्रोफॉर्म, ठीक है। पेरिफ्रेसिस किसी पेरिफ्रेसिस क्या होता है, पेरिफ्रेसिस मतलब किसी चीज को घुमा फिरा के कहना। और फिर एनाफोरिक क्या है, रेफर्स बैक टू वर्ड यूज्ड इन अ टेक्स्ट और कन्वर्सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट आ सकता है एलटी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या हो गया, फिर आपका आंसर हो गया इसका 60 का आंसर हो गया ए, आई थिंक ना, नहीं 60 का आंसर हो गया, सॉरी 62 का आंसर हो गया सी, हाँ ठीक है, 62 का आंसर हो गया सी। कोई दिक्कत इसमें, एनाफोरा से बन गया ना, जब वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। एनाफोरा, मॉर्फीम क्या बताया था, दैट कैन बी एनालाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, मॉर्फीम बताया था। ठीक है, जो वर्ड की स्मॉलेस्ट मीनिंग की यूनिट होती है मॉर्फीम, एम से मीनिंग, एम पे मॉर्फीम। एंटीसीडेंट प्रोनाउंस में पढ़ाया था, प्रोनाउंस में एंटीसीडेंट पढ़ाया था ना, हु विच, ये सारे वर्ड्स होते हैं, उनको जो क्वालिफाई करने के लिए एंटीसीडेंट्स होते हैं, वही तो है ये, ठीक है। रेफर्ड बैक बाय प्रोनाउन और अदर प्रोफॉर्म, ठीक है, आ रहा है समझ में। और पेरिफ्रेसिस को हम और क्या बोलते हैं, सरकमलोक्यूशन, सरकमलोक्यूशन, ढंग से लिख लो फटाफट, सरकमलोक्यूशन, घुमा फिरा के अपनी बात को कहना, ठीक है भाई, यहां तक का बढ़िया। तो अब अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 65 में देखेंगे सारे बच्चे, 65 नहीं सॉरी 63 भी सर्कल किया मैंने। 63 क्या है, इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन टू हैव नेवर लव्ड एट ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एलटी में ये राइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं। एल्फ्रेड टेनिसन का इन मेमोरियम, AHH, आर्थर हेनरी हेलम इन मेमोरियम से लिया गया है। कई बार ये क्लास में लाइन कराई है, एज इट इज, देखो वही लाइन आई है, इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एल्फ्रेड टेनिसन की इन मेमोरियम से है ये लाइन, बड़ा इसका गहरा अर्थ भी है, ठीक है। इसके बाद हम अगर आए क्वेश्चन नंबर 67 में आ जाते हैं। 67 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने मार्क नहीं किया इंपॉर्टेंट, 67 को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। तो अब इसमें क्या है ना, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अब इसमें मेरे हिसाब से इसमें कई तरह के एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा फोर्थ होगा, यानी EBDAC। तो यानी कि इसमें सबसे पहले प्री रेफेलाइट्स आ गए, ठीक है, प्री रेफेलाइट्स आ गए, 1848 में आ गया था प्री रेफेलाइट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है तुम्हारा बी क्या है, इम्प्रेशनिज्म सेकंड नंबर पे आ गया। इम्प्रेशनिज्म तुम्हारा कब आया था, 1901 से 1910 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर इम्प्रेशनिस्टिक मैनिफेस्टो या इम्प्रेशनिस्टिक जो है राइटिंग्स देखी गई। उसके बाद तीसरा क्या आता है, फ्यूचरिज्म पे नोट करो भाई। फ्यूचरिज्म जो है ये FT मैरिनिटी, मॉडर्निज्म के अंदर से पूछ देगा एलटी में भी। FT मैरिनिटी, MARINETTI, FT मैरिनिटी साहब ने लिखा है मैनिफेस्टो ऑफ फ्यूचरिज्म, मैनिफेस्टो ऑफ फ्यूचरिज्म, ठीक है। मैनिफेस्टो ऑफ फ्यूचरिज्म कब लिखा है इन्होंने, 1909 में, 1909 ईयर्स याद कर लेना, 1909 में लिखा है, ठीक है। ये आ गया आपका। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें आपका चौथा,
चौथा इमेजिज्म आ गया। इमेजिज्म कब आया? 1914 में आया है। इमेजिज्म कौन लेकर आया है? हम जानते हैं, आपका जो है डेस इमेजिस्टिस करके लेके आए हैं। डेस इमेजिस्टिस एजरा पाउंड लेकर आए हैं। और ये इसमें ये कौन सी मैगजीन में छपा है? कौन सी मैगजीन में छपा है? द ग्लीब, GLEBE, द ग्लीब मैगजीन में छपा है ये। द ग्लीब मैगजीन में ये एंथोलॉजी पब्लिश हुई, डेस इमेजिस्टिस। ठीक है, कब पब्लिश हुई है? 1914 में। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पर 5 इमेजिज्म में। पक्का आएगा ये क्वेश्चन। 1914 में एजरा पाउंड ने इस एंथोलॉजी को पब्लिश किया। और इसमें कितने पोइट्स थे? जल्दी से देखता हूँ कौन बता रहा है। इमेजिज्म की एंथोलॉजी डेस इमेजिस्टिस में टोटल कितने पोइट्स थे? टफ क्वेश्चन है, बट देखते हैं कौन बता रहा है। एंथोलॉजी में, पहली एंथोलॉजी में कितने पोइट्स टोटल थे? ट्राई करो, ट्राई करने में घबराना नहीं है मेरी क्लास में। हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? ठीक है, 11 पोइट्स थे, 11। इस एंथोलॉजी में टोटल कितने पोइट्स थे बेटा? 11 पोइट्स थे। वेल डन प्रीति। ठीक है, 11 पोइट्स थे। और इसको एडिट किसने किया था? एजरा पाउंड ने। एजरा पाउंड ने इसको एडिट किया था, इमेजिज्म। ठीक है, और उसके बाद फिर एब्सर्डिज्म पे आते हैं। एब्सर्डिज्म आपका सबसे लास्ट हो गया, ये 1940s में आया था। एब्सर्डिज्म कब आया था? 1940s का मूवमेंट। तो उस हिसाब से क्या आंसर हो गया इसका? EBDAC। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया मैंने, इसको पहले मार्क नहीं किया था, बट अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, 68 में आते हैं। 68, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का इनमें से कौन सा राइटर नहीं है? तो चार्ल्स किंग्सले जो है वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में नहीं है। नॉट पूछा है उसने। आपको याद क्या करना है? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में कौन कौन से हैं, तो आप इसका वो बना दो कुछ। ठीक है, FNP बना दो, FNP। ठीक है, F से क्या हो गया? F से फ्राउड। N से क्या हो गया? N से न्यूमैन। और P से क्या हो गया? पुसी। P से हो गया पुसी। और C भी है किसमें? नहीं, K है। K से क्या हो गया? केबल। ठीक है, तो न्यूमैन एंड केबल, FNPK। FNPK बना दो, FNPK। ठीक है, फ्राउड, न्यूमैन, पुसी, केबल। केबल की स्पेलिंग के वाला है, KEBLE। तो ये 4 राइटर्स हैं। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या है? एक जो है अपर क्लास रिलीजियस मूवमेंट है। अपर क्लास रिलीजियस मूवमेंट है ये, मूवमेंट ऑफ 1830s। अपर क्लास रिलीजियस मूवमेंट लिखा है मैंने यहाँ पर, ऑफ 1830s। ठीक है, ऑक्सफोर्ड नहीं, कैम्ब्रिज के स्कॉलर्स का, ऑक्सफोर्ड स्कॉलर्स का था, सॉरी। ऑक्सफोर्ड नाम ही है इसका। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड जो मूवमेंट है ना, ये कंफ्यूज होते हैं हम लोग ऑक्सफोर्ड पोएट से। ऑक्सफोर्ड पोएट्स आपके 20th सेंचुरी में अडन वाला ग्रुप को भी कहते हैं ऑक्सफोर्ड पोएट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की। नोट कर लो इसको यहाँ पर। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की जब हम बात करेंगे तो वो एक अपर क्लास रिलीजियस मूवमेंट होगा 1830s का। और ऑक्सफोर्ड पोएट्स की जब मैं बात करूंगा तो वहां पर मैक्स पॉन्डे वाला ग्रुप आ जाएगा। सुना सबने? स्पेंडर, अडन, वो मैक्स पॉन्डे वाला। तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन है। ठीक है, एक बार हाँ ना बोल दो भाई, पूरे जोश और पूरा आपको जो है मेरी क्लास में थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेक के बाद आए हैं तो थोड़ा सा आपको क्लास को ना लाइवली रखना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर वाले उसमें जितना भी आप बोले हुए ना, आपको हाँ सबको फटाफट रिस्पॉन्स भी करना है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 वैसे मैंने ले लिया, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, बट फिर भी मैंने इसमें, क्योंकि ऐसे से आ सकता है तुम्हारा, तो ये इसका आंसर है, इसका आंसर है 3, यानी A2B4C1D3। A2 यानी लैंग्वेज एज पैराडॉक्स किसने लिखा है? क्लिंथ ब्रूक्स ने। अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन सूजन सोनटैग, ये आएगा नहीं तुम्हारे LT के कोर्स में, LT लेक्चरर में। रियलिज्म एंड कंटेम्प्रेरी नॉवल, ये आ सकता है, ये लिखा है रेमंड, नहीं ये भी नहीं आएगा, रेमंड विलियम्स ने। और क्या है? पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जॉर्ज ऑरवेल का पूछा जा सकता है। ठीक है, जहां पर टिक किया है उस वाले को LT वाले नोट कर लेंगे।
क्लिंथ ब्रुक्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी टिक कर दे रहा हूँ, न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया 69। इसके बाद फिर 70 दिया है मैंने। 70 क्या है भाई? 70 डीएच लॉरेंस के नॉवेल्स का सीक्वेंस है। डीएच लॉरेंस के नॉवेल्स का सीक्वेंस है DBCEA, यानी पहले द वाइट पीकॉक आया है। द वाइट पीकॉक आया है 1911 में। 1911 में द वाइट पीकॉक आया है। ये इनका फर्स्ट नॉवल है। फर्स्ट नॉवल है, पूरी क्लास नोट कर रही होगी, डीएच लॉरेंस का फर्स्ट नॉवल है द वाइट पीकॉक 1911। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है डी के बाद बी, सन्स एंड लवर्स आया है 1913 में। सन्स एंड लवर्स एक्चुअली इनका थर्ड नॉवल है। थर्ड नॉवल है, डीएच लॉरेंस के नॉवल की बात हो रही है, ये यहाँ से पूछेगा। सन्स एंड लवर्स 1913 में छपा है, पॉल मॉरेल इसका हीरो है, और ये थर्ड नॉवल है। सेकंड नॉवल इस ऑप्शन में दिया नहीं है, सेकंड नॉवल का नाम लिख देते हैं हम, द ट्रेसपैसर। नोट कर लोगे, द ट्रेसपैसर, TRESPASSER। द ट्रेसपैसर कब आया? 1912 में। ये ऑप्शन में नहीं दिया, ये सेकंड नॉवल है इनका। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम बात करें सी रेनबो है। रेनबो नॉवल भी इनका बैंड नॉवल है, बैंड है ये। जैसे लेडी चैटरले लवर भी बैन हो गया था ना, ऐसी रेनबो भी बैन हो गया था, 1915 में आया है। उसके बाद फिर तुम्हारा ई यानी द प्लूम्ड सर्वेंट है, 19 जो है 20 में 20 में आया है। और उसके बाद फिर 1926 में, सॉरी 1926 में है द प्लूम सर्वेंट। और फिर लास्ट है लेडी चैटरलेस लवर 1928 में। 1928 में इटली में छपा, ये वैसे भी ये भी बैंड है, बैंड नॉवेल्स की लिस्ट में आता है लेडी चैटरलेस लवर। और फिर ये कब पेंगुइन पब्लिकेशन ने इसका केस जीता? ध्यान से सुनना यहाँ पर, लेडी चैटरले लवर पे ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट दे रहा हूँ। एक तो 1959 में फिर ये न्यूयॉर्क में छपा, 1959 में न्यूयॉर्क में छपा। और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे 1960 में कहाँ छपा ये? लंदन में छपा। तो यानी कि इतने साल, लगभग 30-32 साल बैंड रहने के बाद ये नॉवल कहाँ छपा है? 1959 में न्यूयॉर्क में, 1916 में लंदन में। नोट कर रहे हैं सब लोग, लेडी चैटरलेस लवर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है 74। 74 क्या है भाई? इनमें से कौन सा कखने स्कूल ऑफ पोइट्री से एसोसिएटेड नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार क्वेश्चन। तो विलियम ब्लेक जो है इसमें से एसोसिएटेड नहीं है, पूछा है उसने। विलियम ब्लेक एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यानी कि सॉरी, विलियम ब्लेक एसोसिएटेड नहीं है। कौन कौन से एसोसिएटेड है? कीट्स एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके अलावा पीबी शैले बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड है। ले हंट तो है ही। ठीक है, इसके अलावा कखने स्कूल में एक हैजलिट भी आ जाता है ना, हैजलिट आ जाता है। कखने स्कूल ऑफ पोइट्री, ये किसने ये टर्म कॉइन किया था? ब्लैकवुड मैगजीन में किया गया ये, ब्लैकवुड मैगजीन में। देखो लॉकहार्ट का नाम अगर आप इनिशियली देखोगे ना तो नहीं आया, इसलिए मैं इसका लिख रहा हूँ प्रॉपर, सारे बच्चे ध्यान से देख लेना। आप इसको ऐसे लिख लो, कखने स्कूल में ब्लैकवुड मैगजीन। ब्लैकवुड, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो उसको अच्छे से बना लो। ब्लैकवुड मैगजीन में आया था ये वर्ड, और ये अक्टूबर अक्टूबर 1817 में आया था, 1817, अक्टूबर 1817 में आया था ये। और इसमें जो पहले जो क्रिटिक थे जिन्होंने इसको कॉइन किया वो एनोनिमस थे। एनोनिमस बोले तो हमें उनका नाम एक्चुअल में पता नहीं था, बाद में पता चलता है कि वो लॉकहार्ट थे, तो पहले हम एनोनिमस ही लिखेंगे उनको। ठीक है, उसके बाद फिर 77 में आते हैं हम, 77। तो 77 अगर हम देखें, 77 में आपका आएगा कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस हमें इसका लगाना है, तो उसका आंसर है CADBE। तो CADBE यानी कि पहले जॉनसन्स डिक्शनरी आई है भाई। तो जॉनसन्स डिक्शनरी कब आई है? 1755 में। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम बात करें ए, विकार ऑफ वेकफील्ड कब आया? 1766 में। उसके बाद फिर डी लाइव्स ऑफ पोएट 1779 से 1781 तक आया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं बी बोले तो लाइफ ऑफ जॉनसन, ग्रेटेस्ट हम कहेंगे बायोग्राफी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। ठीक है, ये आई है लाइफ ऑफ जॉनसन बाय 1791। किसने लिखी है? बॉसवेल ने लिखी है, जेम्स बॉसवेल ने लिखी है, स्कॉटिश जो है फ्रेंड है इनके, डॉक्टर जॉनसन के। और फिर लाइफ ऑफ नेल्सन आई है 1813 में, 1813 में।
ठीक है, इसको जो है नेल्सन, ये किसने लिखी है लाइफ ऑफ नेल्सन, फटाफट नोट करो, ये रॉबर्ट सदे ने लिखी है। रॉबर्ट सदे ने लिखी है। कौन थे ये लाइफ ऑफ नेल्सन में? नेल्सन कौन है? ये जो थे जो है इनको क्या कहा गया है? ग्रेटेस्ट नेवल कमांडर ऑफ ब्रिटेन कहा गया इनको। इनकी बायोग्राफी है ये, ग्रेटेस्ट नेवल कमांडर ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन जो नेपोलियनिक वॉर्स हुए थे ना, उसमें एक्चुअली क्या था कि एक बैटल ऑफ ट्रैफलगार हुआ था। क्या हुआ था? बैटल ऑफ ट्रैफलगार, TRAFALGAR, बैटल ऑफ ट्रैफलगार हुआ था 1805 में। उसमें हीरोइकली लीड किया था इन्होंने, हीरोइकली लीड किया था। बेटा क्लियर हो रहा है सब लोगों को? लाइफ ऑफ नेल्सन में नेल्सन के बारे में पता चला ना आपको? ग्रेटेस्ट नेवल कमांडर ऑफ ब्रिटेन, बैटल ऑफ ट्रैफलगार लिख दिया है सबने, 1805 लिख दिया होगा। ठीक है, माहौल बना हुआ है क्लास में, देख रहा हूँ एक एनर्जी का एक अलग ही लेवल है, ऐसे ही बस मेंटेन रखना है। क्वेश्चन नंबर 78, फटाफट ताबड़तोड़। क्वेश्चन नंबर 78, मैंने कहा था ना कि ब्रेक कई बार बहुत अच्छा होता है, बट ब्रेक ब्रेक लेने का एक तरीका पता होना चाहिए। कब लेना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे लेना है, और ज्यादा बड़ा ब्रेक नहीं लेना। अगर ऐसा करोगे ना तो लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन 78 में आते हैं। क्वेश्चन 78 में ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें फटाफट, इसमें क्या है ना, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपके अमिताभ घोष के नॉवेल्स का सीक्वेंस था। तो अमिताभ घोष के नॉवल देख रहे हो आप, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं नेट में, तो आपको भी अपने तैयारी रखनी है वैसे ही ना। मैंने बताया था नेट के जो पेपर है वो आपका एलटी के पेपर की भूमिका को बना देता है काफी हद तक, क्योंकि एलटी का क्या है, स्टेट कमीशन है, नेट का नेशनल लेवल का है, तो आपको काफी एक हिंट्स मिलते हैं। और फटाफट सबसे पहले हम लोगों को पता है इसमें द सर्कल ऑफ रीजन कब आया था? 1986 में आया था। 1986 में फर्स्ट नॉवल है ये एक्चुअली इसको फटाफट नोट करना है इस पे। इसको क्या मिला है? प्रिक्स मेडिसिस, ये आएगा क्वेश्चन, प्रिक्स मेडिसिस एट्रेंजरे, ETRANGERE, पिक्स मेडिसिस एट्रेंजे अवार्ड मिला है इसको 1990 में। 1990 में इसको अवार्ड मिला है। पहला नॉवल है ये, और इनका नॉवल का जो हीरो है उसका नाम है आलू, या अलू जो भी बोले आप, ALU। ये यंग मास्टर वीवर है बंगाली विलेज में, और इसको टेररिज्म का एक्यूजेशंस हो जाते हैं इसके ऊपर। अलू, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस नॉवल का हीरो है, पहले नॉवल का, 1986 में आया है। इसको फ्रेंच अवार्ड प्रिक्स मेडिसिस एट्रेंजे मिला है 1990 में। उसके बाद बी, शेडो लाइंस हम सब लोगों को पता है 19 जो है 88 में आया है। इसको फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड है 1989 में। ठीक है, और ये पार्टीशन बेस्ड नॉवल है, और इसको गुजराती में किसने ट्रांसलेट किया है भाई? शालिनी टोपीवाला ने। शालिनी टोपीवाला ने इसको गुजराती में ट्रांसलेशन किया है। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? त्रिदिब, TRIDIB। एक तो नैरेटर है जो कहानी सुना रहा है, एक त्रिदिब है इसमें। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज है इसमें। और उसके बाद अगर हम आए डी, यानी द कैलकाता क्रोमोसोम। द कैलकाता क्रोमोसोम कब आया है? 1995 में। ठीक है, ये किसकी लाइफ पर बेस्ड है पता है? बताओ, मलेरिया किसने डिस्कवर किया था? मलेरिया, मलेरिया का एंटीडोट किसने डिस्कवर किया था? सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। सर रोनाल्ड रॉस की लाइफ पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन आ सकता है अमिताभ घोष पर। 1995 में जिन्होंने मलेरिया का आविष्कार किया, मलेरिया से जो मेडिसिन होती है उसका आविष्कार किया। और इसका जो हीरो है कलकत्ता क्रोमोसोम का, उसका नाम है अंतर। एक दो कैरेक्टर्स हैं इसमें, अंतर और एक है मुरुगन। मुरुगन, अंतर और मुरुगन। हाँ, रोनाल्ड रॉस का जन्म आई थिंक उत्तराखंड में हुआ था ना? हाँ जी। ठीक है, क्लियर हो गया? सबसे बड़ी बात साथियों, सारे बच्चे सुनेंगे, कलकत्ता क्रोमोसोम को आर्थर क्लार्क अवार्ड है, आर्थर सी क्लार्क अवार्ड, ये साइंस फिक्शंस को दिया जाता है। आर्थर सी क्लार्क अवार्ड, नोट कर रहे हैं सारे बच्चे? आर्थर सी क्लार्क अवार्ड है इसको। और इसके अलावा अगर हम बात करें, फिर हमारा द हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड आता है आपका 2005 में।
द हंग्री टाइड 2005 में आता है। ये बंगाल के सुंदरबंस पर एसोसिएटेड है और इसका जो हीरोइन है या हीरो जो भी है ये पियाली PIYALI पियाली रॉय इसका हीरो है। ठीक है, कलकत्ता सॉरी द हंग्री टाइड्स का। उसके बाद सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज कब आया है? 2008 में आया है। इस नॉवेल्स के सीक्वेंस में सबसे लास्ट में है सी ऑफ पॉपीज। जल्दी से बता दो सी ऑफ पॉपीज कौन सी फेमस ट्रायलॉजी का हिस्सा है? सी ऑफ पॉपीज, तो देखोगे सारे बच्चे सी ऑफ पॉपीज इबिस ट्रायलॉजी का हिस्सा है। बिल्कुल, इबिस मैंने बताया था एक जंगल, एक एरिया का नाम है इबिस। तो इसमें SRF, सी ऑफ पॉपीज, फिर R से रिवर ऑफ स्मोक और F से क्या था? फ्लड ऑफ फायर। SRF याद होगा, SRF ये ऊपर से लिख दिया मैंने यहाँ पर, SRF। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 भी डन हो गया। उसके बाद अगर हम आए 82 में, 82 क्या कहता है कि इसमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ देयर वर्क्स निकालना है हमें, तो इसका आंसर है C3। ठीक है, EDBCA यानी कि E क्या है आपका? जीवी देसानी का ऑल अबाउट एच हैटर 1948 में आया है। ठीक है, उसके बाद फिर D है आपका ख्वाजा अहमद इनकलाब, अब्बास साहब का इनकलाब। ठीक है, ये आया है 1958 में आया है ये नॉवल, 1958 में। इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था। इसके बाद जो जो बी ऑप्शन है ना, वेद मेहता फेस टू फेस, ये 1957 में है। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी यहाँ पर गलत लगी मुझे, ये 58 दिखा रहा है, ये 57। थोड़ा सा यहाँ पर ये बी और सी का जो पंगा है ये थोड़ा सा मैंने सर्कल कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, बट इसको आप करेक्ट कर लेना। और वेद मेहता एक्चुअली ब्लाइंड, ध्यान से सुनो, वेद मेहता भारत के जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लेखक कहे जाते हैं। ये एक्चुअली 4 इयर्स की एज में ब्लाइंड हो गए थे। 4 इयर्स की एज में वेद मेहता ब्लाइंड हो गए थे, फिर इनको अमेरिका जाने का मौका मिला और उन्होंने वहां पर अपने वर्क्स लिखे। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, फेस टू फेस। सुन रहे हैं सारे बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट राइटर कहे गए हैं इंडियन इंग्लिश में, ब्लाइंड राइटर के तौर पर। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम बात करें सी यानी कि खुशवंत सिंह, आई शैल नॉट हियर द राइट एंगल, इनके अर्ली वर्क्स में से एक है, 1959 में आया था ये। और फिर अरुण जोशी का द फॉरनर, तो ये जो है अरुण जोशी का जो फॉरनर है, द फॉरनर है, तो ये जो है ये भी 1958 ही बता रहा है इसमें ना, 1958 अरुण जोशी का द फॉरनर। तो ये है आपका। इसके जो हीरो का नाम है सिद्धि, SIDDHI, सिद्धि इसका हीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है, देखो 59 के बाद 58 आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन ना आप लोग एक बार और चेक में डाल दे रहा हूँ मैं, चेक में ना इसको एक बार इसका फिर से क्रोनोलॉजी चेक कर लेना, बट मैंने जो जो ईयर्स आपको देखे वो बता के आपको क्लियर कर रहा हूँ। 59 में आते हैं, सॉरी 83 में। 83 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सीक्वेंस में भी लिखाया है। 83 क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, तो 83 क्या है कि PEN, पेन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोएट्स, प्लेराइट्स, एडिटर एंड नॉवलिस्ट, इसको किसने फाउंड किया था? मिसेस डॉसन स्कॉट ने 1921 में। तो इसके जो है कौन इसका पहला प्रेसिडेंट बना? तो जॉन गाल्सवर्दी बना। ये आप देखोगे यूपी टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछता है, क्योंकि गाल्सवर्दी वहां पर इंपॉर्टेंट राइटर है, तो गाल्सवर्दी आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, तो हमारे पास क्या है 85। 85 अभी मैंने 85 ना मैंने वैसे रख लिया है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये फेमिनिज्म से रिलेटेड है, बट फिर भी आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। CBADE, तो सी क्या है इसका? रूम ऑफ वंस ओन, बस आपको पता होना चाहिए, 1929 में आया था। यही इसमें सबसे पहला वर्क है, इनका सीक्वेंस लगाना था हमें, ये फेमिनिज्म से है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड हो गया 85 का ना। इससे ज्यादा इसमें डिटेल नहीं बता रहा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो सेकंड वर्क है द सेकंड सेक्स, ये सैमन दे बोवार वही है जिसने जो है बहुत फेमस लिखा था, वन इज नॉट बॉर्न वुमेन वन बिकम सो। ठीक है, तो सेकंड सेक्स का ये फ्रेंच फेमिनिस्ट है सिमोन दे बोवार। ठीक है, जॉन पॉल सार्त्र की फेमस पार्टनर। बिल्कुल। 85 के बाद 86 की बात करें, विच वर्क ऑफ कीट्स इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एलटी एस्पिरेंट्स। तो ये हम सब लोग जानते हैं साथियों कि ये एंडीमियन की बात हो रही है यहाँ पर। एंडीमियन इज द आंसर। एंडीमियन जो है 1818 में लिखा गया था। बताओ, देखते हैं कौन बता रहा है पहले। एंडीमियन कौन से पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है? एंडीमियन का पोइटिक फॉर्म बताओ। इसका प्रोनाउंसिएशन है एंडीमियन, मियन। हाँ, किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्स में, हीरोइक कपलेट्स में, ठीक है, टर्जा रहमा में, किस में लिखा गया? देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया है। हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया है, क्योंकि हीरोइक कपलेट्स में याम्बिक पेंटामीटर होते हैं, बट ज्यादा करेक्ट आंसर हीरोइक कपलेट्स कहा जाएगा। और ये 4 पार्ट्स में है। एंडीमियन 4 पार्ट्स में है और 1818 में है, और लगभग इसमें 4000 लाइन्स है। 4000 लाइन्स। इट इज एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी of a human and a non-human creature। ह्यूमन और नॉन ह्यूमन क्रिएचर के बीच की एक लव स्टोरी है एंडीमियन। और इसकी पहली लाइन ऐतिहासिक है, जिसमें वो कहता है थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 87 में। 87 क्या कहता है? इनमें से कौन सा पोएट है जो एसोसिएटेड नहीं है? अगर हम बात करें कि आपका मूवमेंट पोइट्री से, तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके कोर्स में भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो अगर आप बात करें इसमें, तो इसमें आंसर इसका बता देता हूँ, चार्ल्स किंग्सले इसमें एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन 88 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन 88। ठीक है, तो 88 में अगर हम बोले अपोरिया, तो अपोरिया डीकंस्ट्रक्शन का टर्म है, 4 हो गया। इकॉन्स, ये आपका क्या है? स्ट्रक्चरलिस्ट टर्म है। मेन आपको एनकॉमियम आएगा एलटी में। एनकॉमियम क्या होता है? फॉर्मल इयोलॉजी पढ़ाया था मैंने एलएजी के अंदर, ये क्वेश्चन आया था। और हेजियोग्राफी तो लगातार आ रहा है, आपके स्टार बना दे रहा हूं मैं हेजियोग्राफी पे। हेजियोग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ द लाइव्स ऑफ सेंट्स। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन गया आंसर? 3, A4 B1 C2 D3, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, हेजियोग्राफी और एनकॉमियम को याद कर लेना। फॉर्मल इयोलॉजी इन प्रोज और वर्स टू ग्लोरीफाई पीपल। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो 89 90 91 91 91 क्या कहता है? देयर इज फर्स्ट द लिटरेचर ऑफ नॉलेज। लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर, ये दोनों टर्म्स याद रखना, किसने दिए हैं? थॉमस डी क्विंसी ने दिए। थॉमस डी क्विंसी कौन है? रोमांटिक एज के कौन है? क्रिटिक है, एसेइस्ट है। रोमांटिक एज के क्या है? ये एसेइस्ट है, जिन्होंने फेमस वर्क क्या लिखा है? थॉमस डी क्विंसी ने क्या सर, कौन सा फेमस वर्क लिखा है? कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। फटाफट नोट करो, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। ठीक है, यहां तक का ठीक है गाइस। अभी जैसे ही 100 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो उसके बाद एक जबरदस्त वाली बात है, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92, 92 भी इंपॉर्टेंट मार्क किया मैंने। तो इसमें क्या है? स्प्रंग रिदम से निकल जाएगा। स्प्रंग रिदम जीएम हॉपकिंस का है। पैथेटिक फैलेसी किसका है? पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन का। तो देख लो फिर, सी का 2 और बी का 1। सी का 2 बी का 1, सी का 2 बी का 1 कहाँ पर लग रहा है आपको? 4th ऑप्शन में। तो यानी कि निकल गया ए का 3 विलियम कार्लोस विलियम्स ऑब्जेक्टिविज्म, और डी का 4 यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग इसका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने ये दोनों टर्म्स पढ़े हैं, स्प्रंग रिदम और पैथेटिक फैलेसी, तो यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, चलो उसके बाद फिर 92 के बाद 93। इनमें से कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है, इसमें और भी क्योंकि आर्टिकल्स हैं इसके अलावा, बट 343 और 344 इसमें हो जाएगा। तो बी एंड सी, तो बी एंड सी। तो हमें 2 ऑप्शंस पिक करने थे, तो हम 2 ऑप्शंस पिक करने में बी एंड सी लेंगे। इसमें 343 तो मेनली है ही। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में आर्टिकल 351 जो है वो क्या दिखाता है आपका? 22 लैंग्वेजेस जो है इसमें, उसकी बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसकी बात करता है। ठीक है, 343 344 आपको याद रखना। चलिए उसके बाद फिर हम आते हैं 94। 94 क्या है? स्यूडोनिम्स हैं आई थिंक।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्यूडोनिम्स, तो चार्ल्स लुडविग डॉडसन मैंने पढ़ा रखा है, लेविस कैरोल का है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैरी एन इवांस कितनी बार बता रही है, जॉर्ज इलियट, एरिक आर्थर ब्लेयर, जॉर्ज ऑरवेल, और सैमुअल लॉन्गहेन क्लीमेंस किसका है, मार्क ट्वेन का। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, हो गया A4B1C3D2। इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट एलटी वालों के लिए। स्यूडोनिम से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 95 ओ कैप्टन माय कैप्टन, सभी लोगों को पता है किसने लिखी है, वॉल्ट विटमैन ने लिखी है, अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखी है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ठीक है, एलेजी है ये अब्राहम लिंकन के ऊपर। इन्होंने दो फेमस एलेजीज लिखी हैं, एक और कौन सी लिखी है, वेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, एल आई है, आई ऊपर से लिखा नहीं जा रहा बिंदा, वेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ठीक है। हाँ मतलब दो तो लिखी ही हैं, उसके ज्यादा भी लिखी हो सकती हैं, दो तो मुझे याद ही हैं कंफर्म, ठीक है। उसके बाद फिर व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, तो इसका आंसर है थर्ड है ECBAD। ECBAD यानी कि इन सब में सबसे पहले माइकल मधुसूदन दत्त आए हैं, पैदा हुए हैं, उसके बाद फिर तोरू दत्त हुई हैं, इनका लाइफ स्पैन, मुल्कराज आनंद का जल्दी से बता दो, मुल्कराज आनंद का, और फिर मनोहर मालगोनकर, ठीक है हमारे कोर्स में नहीं है बट वैसे हो गया, खुशवंत सिंह, ये दोनों हमें ज्यादा याद रखने हैं। तो मुल्कराज आनंद का तो हम सब लोग जानते ही हैं, 1905 में पैदा हुए हैं और 2004 में इनकी डेथ हुई है। खुशवंत सिंह का भी बता दो, आई थिंक दोनों 90s में रहे। खुशवंत सिंह का, तो ये आ जाएगा आपका 1915 में पैदा हुए हैं और 2014 में इनकी डेथ हुई है, देख लो 99 साल रहे हैं ये भी, और मुल्कराज आनंद भी 99 साल जिंदा रहे हैं, 99 रहे हैं दोनों, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर हम बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मोरालिटी प्लेस, तो इनमें से कौन से प्लेस मोरालिटी प्लेस की कैटेगरी में नहीं आते। मोरालिटी प्लेस क्या होते हैं, जो एलेगरीज होती थी, जो गुड और बैड के, वर्च्यू और वाइसेस के कन्फ्लिक्ट को दिखाती हैं। इसका आंसर है फोर्थ, द सिटी एरस, ये किसका प्ले है, एफ्रा बैन का, किसका प्ले है, एफ्रा बैन का, ये मोरालिटी प्ले नहीं है, ठीक है, डज नॉट पूछा है ना उसने। उसके बाद फिर 97 हो गया, 98 हमारे काम का नहीं है, 99, ठीक है। 99 को अगर हम देखें, फटाफट आ जाओ, 99, नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन, जब भी जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर, यहाँ ह्यूमन नेचर की बात हो रही है, तो ह्यूमन नेचर नियो क्लासिकल एज में डॉक्टर जॉनसन ने बोले हैं ये सारी लाइंस, तो उसका आंसर सेकंड हो जाएगा, 99 का आंसर हो जाएगा सेकंड, सैमुअल जॉनसन, ठीक है। फिर देखो 100 वाला, जैसे मान लो 100 वाला वैसे मैंने तुम लोगों के लिए नहीं रखा है, बट अगर आ जाता है लिंग्विस्टिक टर्म्स, तो लिंग्विस्टिक टर्म्स में क्या करेक्ट है, सिंक्रोनिक स्टडी एमए करा होगा तो वहां पर स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पॉइंट होता है, डायक्रॉनिक क्या होती है, हिस्टोरिकल डायमेंशंस को कहते हैं, तो CND, तो इसका आंसर है थर्ड। तो 100 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए, 100 मिनट आपको लाइव क्वेश्चंस related to LT lecture level from नेट इंग्लिश पेपर कंडक्टेड ऑन 2018। जी जी, आइए उसमें हम कारवां को धीरे से आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, तो साथियों आप लोग के सहयोग से पूरे जोर शोर से ये यात्रा भी जारी है। तो 101, तो हम देखेंगे कि केन, ईसा, कथा एंड मुंडक उपनिषद, तो ये ट्रांसलेशंस की सीरीज में मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना है। तो क्वेश्चन नंबर 101 में अगर हम बात करें ट्रांसलेशंस में, 5 स्टार ठोक दो इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आ सकता है। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि जो हमारा इसका आंसर तो 2 है, यानी कि इसमें ऐसे याद किया था कि जो रामायण है ना, रामायण वो ग्रिफिथ ने लिखी है। रामायण लिखिए, आर से रामायण, आर से राल्फ, ऐसे याद कर लो, सर्कल कर लो,
ठीक है। महाभारत, एम से महाभारत और एम से तुम्हारा मनमत, तो ये ऐसे याद हो जाता है। तो महाभारत का हो गया 2, तो डी का 3, तो आपका भगवत गीता चार्ल्स विल्किंस ने लिखी है, तो पता ही है हमें। तो बट इसको याद करने का तरीका क्या है, एम से महाभारत, एम से मनमत, आर से रामायण, आर से राल्फ। तो रामायण और महाभारत का एक हो गया इनिशियल। और केन और जितने भी उपनिषद हैं इनका ट्रांसलेशन किसने किया था, इनका ट्रांसलेशन किया है राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, आ गया क्वेश्चन। भगवत गीता का चार्ल्स विल्किंस, जिन्होंने वही अपनी एक सोसाइटी फॉर्म करी थी ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वही वाले हैं ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन 102, इनमें से कौन सा वर्क सैमुअल जॉनसन का नहीं है, कौन सा वर्क सैमुअल जॉनसन का, द जर्नल ऑफ स्टेला नहीं है, ये किसने लिखा है, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। बाकी सारे जो वर्क्स हैं ये किसके हैं, सैमुअल जॉनसन के। रैम्बलर उन्हीं का ही है, आइडलर उन्हीं का ही है, परनीशियस इफेक्ट्स ऑफ रेवरी भी उन्हीं का ही है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 103, ट्रांसलेटेबलनेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है बोल रहे हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है याद रखना, वो एस टी कोलरिज ने दिया है बायोग्राफी या लिटरेरिया में। तो उसका आंसर हो गया 3। और 2 बार इसका जिक्र किया इन्होंने, 2 टाइम्स इसका जिक्र किया इस वर्ड का। तो ये अगर क्वेश्चन आता है रोमांटिक क्रिटिसिज्म में, करेक्ट, ईट्स ने भी किया है, बिल्कुल ईट्स ने भी ट्रांसलेशंस किए हैं उपनिषद्स के। ठीक है, ईट्स ने कोई एक इंडियन, साउथ इंडियन थे ना राइटर, उनके साथ किए हैं, मैंने बताया। ठीक है, 103 के बाद 107 में आते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है 107। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस कब मनाया जाता है, फरवरी 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये जो है एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था। ये जो है फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज मूवमेंट बाय बांग्लादेश पर बेस्ड है। जो बांग्लादेश का लैंग्वेज मूवमेंट हुआ था ना, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बना था ना, तो उन्होंने यूनेस्को को प्रपोजल दिया था कि इसको बनाया जाए ऐसे। तो 21 फरवरी क्या है, बांग्लादेश के राष्ट्रीय जो है वहाँ के लैंग्वेज का जो मूवमेंट हुआ था बांग्ला भाषा को लेकर, उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो 107 हो गया। तो उसके बाद फिर 109 आते हैं। 109, द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा, सत्यजीत रे का कैरेक्टर है। परफेक्ट मर्डर, परफेक्ट मर्डर किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, सेक्रेड गेम्स किसका है, आई थिंक सेक्रेड गेम्स है आपका विक्रम चंद्रा का। और जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन, ये दीपा अन्नपूर्णा। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो गया सेकंड। पूरी क्लास नोट कर लेगी, इसका ऑप्शन हो गया सेकंड, A4 B2 C1 D3। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे आए क्वेश्चन 110, क्वेश्चन 110, किसने कहा था बायरन को वर्क्स को मॉन्स्ट्रस कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर, मॉकरी, ल्यूइडनेस एंड इम्पाइटी। ठीक है, ये ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि बायरन और सदी की कंट्रोवर्सी रही है। तो इसका आंसर हो गया आपका सेकंड, इसका आंसर हो गया सेकंड। ठीक हो गया। 110 के बाद 112 में आते हैं। 112, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ब्रिटिश पोएट्स। तो उसका आंसर है CEBDA, यानी जॉन डन सबसे पहले आ गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जॉन डन हमारे कोर्स में इधर सीधा सीधा। तो जॉन डन कब पैदा हुए हैं, 1572 से 1631 तक रहे हैं। नोट कर लेंगे, सारे बच्चे याद कर लें, 1572 से 1631 तक जॉन डन रहे हैं। उसके बाद ई बोले तो आपका क्या है, थॉमस कैरियो। थॉमस कैरियो 1595 में पैदा हुए हैं। उसके बाद फिर क्या है, बी क्या है आपका, जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन 1608 से 1674, आप सब लोगों को याद होना चाहिए जॉन मिल्टन का लाइफ स्पैन। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आएंगे जॉन मिल्टन के बाद डी। तो डी क्या है, लवलेस। लवलेस हैं 1617 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली ईयर ऑफ बर्थ याद कर लो। और फिर है तुम्हारा ए, एंड्रू मार्वल। एंड्रू मार्वल का लिख लेते हैं चलो, 1621 में पैदा हुए हैं एंड्रू मार्वल। और 1658 में, यानी मिल्टन से पहले इनकी डेथ हो गई। मिल्टन के सेक्रेटरी थे ना ये। देखो मिल्टन की डेथ 74 में हो रही है, इनकी 58 में ही हो जा रही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 113 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 113 में देखो, ये ग्रामर से पूछ लेगा, कॉपुलर वर्ब। तो कॉपुलर मतलब जो सब्जेक्ट को जो है कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है उसको कहते हैं कॉपुलर वर्ब। तो इसका आंसर 3 हो गया।
और कोलोकेशन किसको कहते हैं हम? कोलोकेशन पेयर ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर हैबिचुअली, जानबूझ के हम जोड़ देते हैं ना उसको। तो ये हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 113 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, A2B1C4D3। A2B1 यानी एपोडोसिस क्या होता है? क्लॉज एक्सप्रेसिंग द कंसीक्वेंस देयरफॉर, ये वाले नहीं होते हैं बिकॉज वाले। प्रोटेसिस क्या होता है? क्लॉज एक्सप्रेसिंग द कंडीशन इफ वेदर वाले। इनको याद कर लो, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, एपोडोसिस और प्रोटेसिस। ठीक है, तो आंसर इसका फोर्थ हो गया। अब आते हैं 117, 114 के बाद 117 है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट D.R. अम्बेडकर्स, डॉक्टर अम्बेडकर्स एनालिसिस ऑफ कास्ट? तो इसका आंसर याद रखना, ये एक्चुअली एक, इसका आंसर है A एंड बी। ए एंड बी जो है इसका सही है, यानी कि ये क्या है एक्चुअली, एक ऐसी स्पीच थी जो कि 1936 में डिलीवर नहीं हो पाई, अनडिलीवर्ड स्पीच है इनकी। ठीक है, और इसका जो है ये किस पे फोकस करती है? नीड टू क्रिएट अ सोसाइटी इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। तो एक इन तरीके से इनकी स्पीच का नाम है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जो कि डिलीवर नहीं हो पाई। इन्होंने इसको फिर अलग से छापा था, बाद में मना कर दिया था ना पहले इसको छापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं हम। 118, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, इसका आंसर है फोर्थ, यानी कूली का क्या है? कूली, कूली जो है, कूली नॉवल में मुन्नू हीरो है। सरपेंट एंड द रोप में हीरो कौन है? रामास्वामी। वेटिंग फॉर महात्मा का जो हीरो है वो कौन है? श्री राम। और शेडो फ्रॉम लद्दाख का हीरो है सत्यजीत। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। उसके बाद फिर 118 के बाद 120 में आते हैं। 120 काफी इंपॉर्टेंट नॉवल है, सॉरी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा हमारा तुगलक का भी रेफरेंस आया है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, DCAEB। तो यानी कि ययाति पहले आ गया है, ययाति 1961 में आ गया है। उसके बाद सी, तुगलक, तुगलक 1964 में आया है, हम सब लोगों को पता है 1964 में तुगलक आया है। फिर ए हयावदना आ गया उसके बाद थर्ड नंबर पे। ठीक है, ययाति हो गया फर्स्ट, तुगलक हो गया सेकंड, हयावदना हो गया थर्ड। उसके बाद फिर आता है आपका बाली, बाली आ गया आपका फोर्थ, और फिर आपका नागामंडला आपका आ गया फिफ्थ। ठीक है, 1971 में कौन सा आया है? हयावदना, ठीक है, हयावदना 1971 में आ गया। चलो मुझे क्वेश्चन बताओ जल्दी से कि पुराना किला आजाद मैदान नई दिल्ली में तुगलक प्ले को कब परफॉर्म किया गया? कौन से ईयर में किया गया? हिंदी में जब परफॉर्म किया गया, पुराना किला आजाद मैदान नई दिल्ली में तुगलक प्ले को कब परफॉर्म किया गया हिंदी में? हिंदी या उर्दू जो भी कहें, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं, 1965 नहीं है, नहीं 1966 भी नहीं है। आंसर नोट कर लो, 1972, 1972 में परफॉर्म किया गया इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताओ तुगलक पे कि इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की रिक्वेस्ट किसने करी? तुगलक के एक्चुअली कन्नड़ में लिखा गया है ना ये, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की रिक्वेस्ट किसने करी? तुगलक के इंग्लिश ट्रांसलेशन की रिक्वेस्ट किसने करी थी? नोट कर लेना इसको, लिखवाया तो था वहां नोट्स में। एलेक पद्मसी ने करी। इनको भारत का एडवर्टाइजिंग आइकन बोला जाता है, एलेक पद्मसी, ALYQUE PADAMSEE। एलेक पद्मसी रिक्वेस्टेड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ तुगलक। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन तुगलक का कब स्टेज हुआ था? इंग्लिश ट्रांसलेशन 1970 में स्टेज हुआ है, लेकिन ये पब्लिश कब हुआ है? 1975 में हुआ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन तुगलक का जो है पब्लिश कब हुआ है? 1975 में हुआ है।
और इसका इंट्रो किसने लिखा है? तुगलक के इंग्लिश ट्रांसलेशन का इंट्रो किसने लिखा है? सब भूल गए। ओरिजिनली कन्नड़ में था, कन्नड़ में, ठीक है। यू आर अनंत मूर्ति, यू आर अनंत मूर्ति, MOORTHY। ठीक हो गया। चलो ये था कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई 123 में, आई थिंक ना, हाँ 122 और 121 छोड़ दिया है। वन 123 में आते हैं। 123 क्या है, इनका सीक्वेंस बताना आपने। तो उसका सीक्वेंस है 1 BDEAC, यानी इमर्सन कब पैदा हुए हैं? इमर्सन 1803 में पैदा हो गए हैं। इमर्सन कब हुए हैं? 1803 में। और डेथ कब हुई है इमर्सन की? 1882 में। फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म है इमर्सन। थोरियू कब पैदा हुए हैं? 1817 में पैदा हुए हैं। थोरियू कब हुए हैं? 1817 में। उसके बाद वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन सबको याद होना चाहिए, 1819 में पैदा हुए हैं, 1892 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। उसके बाद एमिली डिकिंसन, एमिली डिकिंसन भी सबको पता होना चाहिए भाई। एमिली डिकिंसन कब पैदा हुई है? 1830 में पैदा हुई है और 1886 में इनका डेथ है। और उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी सबको पता होना चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या है? 1874 से 1963, 1874 से 1963। लिख लिया सबने मेन में? ठीक है। उसके बाद 127 में पीबी शैले ने एडोनिस में किसकी डेथ को लेमेंट किया? हम सबको पता है, जॉन कीट्स की डेथ को लेमेंट किया। एडोनिस कब आया है? आई थिंक 1821 में आया एडोनिस, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है? स्पेंसेरियन स्टैंजास में लिखा हुआ है, स्पेंसेरियन स्टैंजास में लिखा हुआ है एडोनिस, ठीक है। पेस्टोरल एलिजी। 128 में आते हैं। देयरफॉर कंपेयर वी द पोएट विद द हिस्टोरियन एंड द पोएट को हिस्टोरियन और मोरल फिलोसफर, हिस्टोरियन और मोरल फिलोसफर डिफेंस ऑफ पोइजी में बोला था फिलिप सिडनी ने। किसने बोला था? फिलिप सिडनी ने। तो इसका आंसर फोर्थ हो गया, 128 का आंसर हो गया फोर्थ। 129 में आते हैं भाई, 129, ठीक है। तो 129 का क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हमें क्रोनोलॉजी लगानी है। तो फेमिनिज्म सबसे पहले आ गया था, उसके बाद फिर आपका सरियलिज्म आया है। फेमिनिज्म के बाद क्या आया है आपका? सरियलिज्म आया है। फेमिनिज्म हमारा पहला वर्क 1892 में आ गया था ना, मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट का। सरियलिज्म कब आया है? 1920s में आया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या आया है? कल्चरल स्टडीज आया है, कल्चरल स्टडीज ये आपका आया है 1960s में, 1960s में। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म कब आया? 1970s में आया है। और पोस्ट रिसेप्शन थियरी कब आया? 1980s में आया है। आप लोग के जो काम, रिसेप्शन थियरी काम का नहीं है, कल्चर स्टडीज काम का नहीं है, आपको फेमिनिज्म, सरियलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म याद रखना है। फेमिनिज्म, ठीक है। मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट का द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, याद आ रहा है? तो आंसर क्या हो गया? CDABE, CDABE सेकंड, ठीक हो गया। उसके बाद 131, 131 एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी किसको कहते हैं? अ ब्रीफ समरी स्टेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क साइटेड। वर्क साइटेड जो होते हैं ना रिसर्च में, उसकी जो समरी लिखी जाती है उसको एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो 131 का 3 हो गया। 132, 132 धवन्य लोका, धवन्य लोका किसने लिखा है? आनंद वर्धना ने लिखा है, ठीक है। काव्य दर्श किसने लिखा है? काव्य दर्श दांदिन ने लिखा है। और वाक्यपीडिया किसने लिखा है? भर्तृहरि ने लिखा है। 10 रुपया धनंजय हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका? 3, A3B1C4D2, ठीक है। उसके बाद 133 स्वीटनेस और लाइट, ये वाला फ्रेज किसने दिया? मैथ्यू आर्नल्ड ने दिया, कल्चर एंड एनार्की में, ठीक है। उसके बाद फिर प्रीराफेलाइट ब्रदरहुड से कौन जुड़ा है? रोजेटी तो जुड़ा ही है, मिलायस भी जुड़ा है। इसके फाउंडर्स का नाम क्या बताया था? MRH, एम से क्या था? मिलाइट, प्रीराफेलाइट ब्रदरहुड। अच्छा हाँ सॉरी, 1892 नहीं है, 1792 है, ठीक है।
इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ 17 कर देना। थैंक यू भावना, है ना। इसके बाद फिर अगर हम बात करें MRH में मिलाइट हो गया, R से क्या है रोजेटी, R से क्या है रोजेटी, और H से क्या है हंट, मिलाइट रोजेटी और हंट, ठीक है। ये तीन इसके फाउंडर्स हैं। प्री राफेलाइट ब्रदरहुड में 1848 में फॉर्म हुआ ये। टोटल इसके कोर मेंबर्स कितने थे, क्वेश्चन आएगा, 7 मेंबर्स होते हैं इसके। ये ग्रुप ऑफ पेंटर पोएट्स थे, और जॉन कीट्स के जो जॉन कीट्स को ये अपना आदर्श मानते थे, पेंटर पोएट्स का ग्रुप था ये। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है इनकी एक मैगजीन हुआ करती थी जिसका नाम क्या है, द जर्म। द जर्म इनकी एक मैगजीन थी, ठीक है। 134 हो गया। उसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़े 136, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है। प्रोसोडी की डेफिनेशन दी है, बताओ क्या होगा इसमें। प्रोसोडी की डेफिनेशन पढ़ा रखा है मैंने, स्टार्टिंग में बेसिक्स में पोइट्री में पढ़ाता हूँ। चलो यार एनर्जी बना के, संख्या घटती जा रही है भाई बच्चों की, फटाफट। प्रोसोडी देखो, बिल्कुल इसमें एक तो ये होगा कि मीटर और जो है वर्सिफिकेशन की स्टडी को कहते हैं, और दूसरा स्पोकन साउंड्स में इंटोनेशन, पिच, स्ट्रेस और रिदम की जो वो होती है उसको भी कहते हैं। तो बी और डी, तो आंसर इसका सेकंड हो गया, प्रोसोडी। प्रोसोडी मैंने बताया था ना, फिगर्स ऑफ स्पीच की जब स्टडी होती है, प्रोज में मैंने बताया था पोइट्री के अंदर इसको प्रोसोडी को प्रोज से जोड़ लेना तो वर्सिफिकेशन हो गया। और साउंड्स की स्टडी को भी कहते हैं इंटोनेशन, पिच, स्ट्रेस, रिदम। तो प्रोसोडी दो चीजों को कहते हैं, मीटर की स्टडी को भी कहते हैं और स्पोकन साउंड्स में इंटोनेशन, पिच, स्ट्रेस, रिदम को भी कहते हैं। याद रखना है इसको। 137 अमेरिका के नेशनल, देखो अमेरिका के लिटरेरी एजेस से क्वेश्चन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, BADEC। रिवॉल्यूशनरी एज सबसे पहले आ गई थी 1760, फटाफट नोट करना, 1790। उसके बाद ये नंबर 1 हो गया। इसके बाद नंबर 2 हो गया अर्ली नेशनल पीरियड। अर्ली नेशनल पीरियड आपका आया था 1775 से 1828 तक, 1775 से 1828। फिर उसके बाद रोमांटिक पीरियड आ जाता है। रोमांटिक पीरियड लगभग 1836 से आपका 1865 तक सिविल वॉर होता है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ आएगा आपका रियलिस्टिक पीरियड, फोर्थ 1865 से 1900 मोटा मोटा मान लो आप। और फिफ्थ आपका आता है नेचुरलिस्टिक पीरियड, फिफ्थ नेचुरलिस्टिक पीरियड, ये लगभग 1880 से 1900 तक का जो लास्ट 2 डिकेड्स हैं उसको नेचुरलिस्टिक पीरियड कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अमेरिकन लिटरेचर पूरी आपकी फिंगर्स पर आ गई, नोट कर रहे होंगे इसको। 139 ब्रीफ रेफरेंस इन द टेक्स्ट दैट इंडिकेट्स द सोर्स। तो जब रेफरेंस इन द टेक्स्ट होता है तो उसको इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। किसी टेक्स्ट के अंदर हम किसी दूसरे टेक्स्ट को करते हैं ना, जैसे आपके कोर्स में तो इसको एल्यूजन कह सकते हैं ना, एल्यूजन, या फिर एक हमने क्या बोला था, इंटरटेक्सुअलिटी। लेकिन लिटरेचर में, रिसर्च में हम इसको क्या कहते हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 140, तो 140 वैसे तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट ठीक है, आंसर बता देता हूँ उसका। इसका है A2B3C4D1। यानी कोरा किसने दिया है, ये आपके एग्जाम्स में आता है, जूलिया क्रिस्टीवा। कार्निवलाइजेशन बाख्तीन ने दिया है। कॉन्ट्रापंटल आपका जो है एडवर्ड साइड ने दिया, और एक्रीचर फेमिनाइन हेलन सिक्सो ने दिया। तो ये था आपका जो है टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। हम सब लोगों के हौसले और जज्बे को समर्पित की, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, साथियों यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच साथियों, फिर मिलता हूँ आपसे। थैंक यू।